हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 11 से करना स्टार्ट करेंगे और लगभग 21-22 तक हम आज क्वेश्चन कर लेंगे और इसके बाद जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। और ये जो मिठाई सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छे से सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। चलिए टाइम को ज़्यादा यहाँ पे हम बर्बाद नहीं करते हुए और बहुत ही कम समय में आपका ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है यहाँ पे कहा है पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए 4 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस दिया गया है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ होता है। तो हम जो आपका पावर ऑफ लेंस है यहाँ पे 4 रख देंगे और 1/f। अब देखिए f बराबर क्या होगा 1/4 हो जाएगा और 4 से जब 1 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.25 मीटर, जिसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कहता है यहाँ पे आपको जो है सो f दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे कि बताइए कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा। तो पावर ऑफ लेंस P = 1/f पे ही ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे f दिया हुआ था और पावर ऑफ लेंस पूछा हुआ था। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में हम यहाँ पे चेंज कर लिए। इसके बाद में देखिए इसके बाद में अब हम लोग जो है सो इसको सॉल्व कर देंगे तो पावर निकल के आ जाएगा 2 डायोप्टर। इसके बाद अगला जो है प्रश्न उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है प्रकाश का वेग मैक्सिमम कहाँ पे होता है। तो प्रकाश का जो वेग है ये मैक्सिमम होता है निर्वात में, ठीक है। इसके बाद अगर कहेगा कि प्रकाश का जो वेग है वो मिनिमम कहाँ पे होगा। तो मिनिमम वाला क्वेश्चन हम पहले करवाए थे कल, जहाँ पे आपको ये भी बता दिए थे मैक्सिमम क्या होता है मिनिमम क्या होता है। इसलिए यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को हमने लिया है। कहाँ पे होता था तो ठोस में, यानी कांच का जो ग्लास था, कांच का एग्जाम्पल दिया हुआ था तो कांच वाला में वहाँ पे मिनिमम हो रहा था प्रकाश का वेग। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पूछा हुआ था कि इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रम का उदाहरण है। तो श्वसन आपका जो ऑप्शन है वहाँ पे दिया गया है तो आपका जो श्वसन है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऊष्माशोषी का कहेगा तो बर्फ के टुकड़े का पिघलना, ये जो है सो किसका एग्जाम्पल है, बर्फ के टुकड़े का पिघलना ऊष्माशोषी प्रक्रम का ये आपका उदाहरण है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपका कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस जो है वो भरा रहता है। तो इसमें रहता है आपका नाइट्रोजन। क्यों रहता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस है ये एक तो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। किसी प्रकार का इसमें गंध नहीं होता है। इसी वजह से जो है सो नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है चिप्स के पैकेट में। इसके बाद अगला जो है फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है इसमें जो है हीलियम गैस को भरा जाता है। हवाई जहाज़ का टायर होता है इसमें भी जो है सो नाइट्रोजन गैस का, या फिर बिजली के जो बल्ब होता है उसमें भी जो है सो कौन सा गैस भरते हैं, उसमें भी आपका नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका जंग लगना ये किसका उदाहरण है। जंग लगना ये आपका यहाँ पे देखिए इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन में क्या है Fe प्लस मतलब कि जब लोहा जंग कब लगता है, जब लोहा जो है सो ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तभी जो है सो जंग लगता है। और नमी जब आएगा तो नमी में वाटर होता है तो उसके संपर्क में जैसे ही आता है तो उसमें जंग लगता है। क्या बन जाता है, FeO3 बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है सो जंग लगना किसका हो जाएगा, जंग लगना हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है।
आगे देखिए, जंग लगने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो जंग लगने से हम लोग जो है सो उसको पेंट करके बचा सकते हैं, या फिर हम लोग जो है सो साइकिल का हम लोग का जो चैन होता है उसमें तो हम लोग पेंट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग तेल देते हैं। और बड़ा बड़ा जो मशीन होता है वहाँ पे हम लोग ग्रीस देते हैं। ग्रीस क्यों देते हैं? ताकि उसमें जंग न लगे, इसी वजह से। तो ये सारे उदाहरण हैं जंग से बचाने के लिए। पेंट के मदद से, ग्रीस या फिर तेल के द्वारा हम लोग जो है सो बचा सकते हैं जंग लगने से। अगला यहाँ पे इसी में और क्वेश्चन हमने लिया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है, बिना बुझा हुआ चूना। इसका जो सूत्र होता है ये होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। अगर कहेगा कि बिना बुझा हुआ चूना, तो ये CaO हो जाएगा। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इम्पोर्टेंट है और इस पे आगे क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे हमने बता दिया है, तो आगे आपको जो है सो आसानी रहेगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज डॉक्टर लोग यूज करते हैं जब आपका पैर या हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, तो वैसे स्थिति में आपको जो है सो उसको जोड़ने के लिए ऊपर से एक वाइट कलर का प्लास्टर कर दिया जाता है। वो जो प्लास्टर होता है वो होता है प्लास्टर POP का, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो है सो वो वाला प्लास्टर होता है। इसके बाद 17 नंबर यहाँ पे पूछा गया था, ये इक्वेशन दे दिया गया था और इस तरह से यहाँ पे 3 ऑप्शन है। यहाँ पे पूछा गया था कि किसका यहाँ पे जो है सो किसका यहाँ पे रिडक्शन नहीं, और यहाँ पे पूछा गया था आपका कि किसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस चीज़ को पूछा गया था। तो किसका हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO+C था और ये क्या बन रहा था, Zn+CO बना रहा था। तो ZnO यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे O जो है सो O2 की, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कमी यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इसके बाद यहाँ पे अगला जो कार्बन है, यहाँ पे ये क्या बन गया, ये CO। यहाँ पे जो है सो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन ना हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, कार्बन में। तो यहाँ पे आपका ये वाला C ऑप्शन हो जाएगा। एक बात यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ये भी आप लोग देख लीजिए, फिर उसको अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, जो ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन, इसमें जो है सो आपका ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है। जस्ट इसका अपोजिट है आपका रिडक्शन, इसमें जो है सो ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपका दोनों आपको समझना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक एग्जांपल और हम यहाँ पे ले लिए हैं, H2S+Cl2, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है S+2HCl। तो यहाँ पे देखिए H2S से यहाँ पे सिर्फ S रह गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेम Cl2 क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2HCl, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोजन का। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ये तो क्वेश्चन है यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा देखिए मिस्टेक, इसमें क्वेश्चन में भी मिस्टेक थोड़ा सा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जो आपका ये वाला है यही सही होगा। यही एक क्वेश्चन है जो कि बैलेंस्ड पहले से किया हुआ है। हम लोग मेनली क्या देखते हैं, हम लोग देखिए लेफ्ट साइड, हमारा जो हाथ है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका इक्वेशन का पार्ट है और जो आपका राइट हैंड साइड में है, दोनों को आपस में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसका जो नंबर से ये आपस में बराबर है या नहीं है, बस हम लोग इसी चीज़ को जो आपका संतुलित करने के लिए कहता है समीकरण, इसमें ध्यान देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का। तो देखिए इसमें कैल्शियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर भी कितना है, 4 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, और कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1, यहाँ पे है 1, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कार्बन को या ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे कितना है 3 और 1, इधर भी 4, यानी कि सेम है। अब देखिए अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। इसके बाद देखेंगे कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे 1 और यहाँ पे कार्बन 1। यहाँ पे क्या किया गया था, ये वाला देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया था। ब्रैकेट का मतलब हो जाता कि यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, इस तरह का दिया गया था। एक मिनट हम फिर से लिख देते हैं। देखिए ये था आपका Ca और यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया गया था और ब्रैकेट में दे दिया गया था CO और 3 दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का संख्या भी 3 हो गया और ऑक्सीजन का संख्या भी 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे कार्बन का संख्या 3 नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, तब जो है सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। और यही वाला एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है सो आपका ये होगा। यही यहाँ पे मिस्टेक, सिर्फ ब्रैकेट का यहाँ पे मिस्टेक हो गया है और बाकी सारा कुछ सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए को ही यहाँ पे सही हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारे इक्वेशन को देखिए, ये 3 इक्वेशन और दिया गया है जो कि बैलेंस नहीं है। इसमें आपको बैलेंस करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2 और O2 है, क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का संख्या 4 है और ऑक्सीजन का संख्या कितना है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे है 2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को हम 4 कर देंगे। तो हाइड्रोजन 4 करने के लिए यहाँ पे हम एक 2 लगा देते हैं, तो 2H2 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे मेरा जो है सो ये इक्वेशन बैलेंस्ड कहलाएगा, लेकिन O2 नहीं दिया हुआ था तो हमको वो बैलेंस करना है। इसी प्रकार से हम बैलेंस करते हैं, ये सारे को आपको बैलेंस कर लेना है। जैसे एक और आपको हम बता देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 2CO और प्लस O2 है, 2CO और O2 है, ये बन रहा है मतलब CuO। अब यहाँ पे देखिए जो Cu है और 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे Cu 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। तो अगर यहाँ पे एक 2 हम ऐसे रख देंगे तो अब जो है Cu भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी कि इक्वेशन अब मेरा संतुलित कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है सो समीकरण को संतुलित करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम आपको एक वीडियो का लिंक देंगे जो हमने पहले से बना करके रखा हुआ है और वो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, तो उसका आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप एक बार जो है सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और आपको जो है सो वो वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। वहाँ पे बहुत सारे मतलब 10 से 15 हम इक्वेशन का कैसे संतुलित करते हैं सारे को आपको अच्छे से वहाँ पे हमने समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यहाँ पे जो है सो ये इक्वेशन है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी कैसी अभिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन को ध्यान से देखना होता है। ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए Pb है और CuCl2 है, क्या बना रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सो यहाँ पे विस्थापन हो गया है। कैसे विस्थापन हो गया है, देखिए Pb के साथ में Cl2 आ गया और Cu अलग हो गया, सेम इसके अपोजिट हो गया है। यहाँ पे जो है सो आपका Pb के साथ में Cl2 था, लेकिन वहाँ पे जो है सो क्या हो गया ना, यहाँ पे देखिए Pb के साथ में Cl2 है, यहाँ पे Cu के साथ में Cl2 था, यहाँ Pb अकेला हो गया, यहाँ Cu अकेला हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विस्थापन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक है। तो गंधीय सूचक आपका हो जाएगा प्याज। अगर गंधीय सूचक न कह के प्राकृतिक सूचक पूछ लिया जाए तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वो आपका होता है हल्दी और दूसरा होता है आपका लिटमस, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिए, हल्दी और लिटमस कैसा है, ये आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर और 22 नंबर को भी हम लोग देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग जो होता है वो किसका उपयोग करता है हड्डी को जोड़ने के लिए, तो वो जो है सो यूज करता है POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। और घरों में डिजाइन बनाने के लिए हम लोग जो है सो POP का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कुछ आपको चित्र आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह का अगर बनाना होगा डिजाइन तो हम लोग जो है सो यूज करते हैं
POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22, ये है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का भी आपको जो रासायनिक सूत्र है ये आपको याद रखना है। क्या होता है? CaOCl2 होता है और इसका यूज करते हैं हम लोग पानी को स्वच्छ बनाने के लिए और पीने लायक पानी को बनाने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का यूज करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है। पवन और बहते हुए पानी, मतलब कि हवा चलता है उसमें और जो पानी बह रहा है नदी में उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है? दोनों में आपका गतिज ऊर्जा होगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे गतिज ऊर्जा पे टिक करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो टर्म 1 के क्वेश्चन है पहले हम वो करवाएंगे। 5 सेट है तो 5 सेट में जितना भी टाइम लग जाए, हमको लगता है कि कम से कम 10 से 12 दिन लग जाएगा, लगभग 10 दिन। और 10 दिन जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग टर्म 2 के भी क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है। और यहाँ पे हम इतना अच्छा से समझा रहे हैं कि अगर ये सारे क्वेश्चन आपको टर्म 2 में भी है तो उसको कैसे लिखना है, कुछ चीज़ तो यहाँ पे मैं आपको बता ही देता हूँ। सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसका A होगा B होगा, ऐसे करके हम सिर्फ आपको ऑप्शन नहीं बताते हुए चल रहे हैं। इसको हम डिटेल में इसलिए लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको जो अगर टर्म 2 में भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप अच्छे से लिख पाइएगा। तो इसीलिए हम इस प्रकार से आपको दे रहे हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। वीडियो का हम प्रयास करते हैं कि जो इसका साइज हो 20 मिनट से नीचे ही हो, ऊपर नहीं हो। इस वजह से हम इसको थोड़ा स्पीड लेकर के चल रहे हैं। और ये जो है सो बेसिक का तो बैच नहीं है, ये आपका अभी एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग मॉक टेस्ट को कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट से ही आपको हमको लगता है कि 70 से 80% तक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्योंकि टोटल 10 मॉक टेस्ट जारी किया गया है। और जैक बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली ये कहा भी जा रहा है कि जो आपका मॉक टेस्ट है उसी से जितने भी टीचर्स हैं सारे को ये गाइडलाइन दिया गया है कि आप जो है सो मॉक टेस्ट से ही बच्चों का तैयारी करवाइए। और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि आपको जो है सो जितने भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो सारे मॉक टेस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। और इसी में से आपके 70 से 80% या इससे भी ज़्यादा हो सकता है तो सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट से ही बनने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। अगर मॉक टेस्ट आपका अच्छे से तैयार है तभी कुछ आप एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा पहले आप मॉक टेस्ट को करें उसके बाद ही आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, चलिए थैंक यू। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।